हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और एक प्रचम चैनल है जिस पे साहिब्स नाम से साहिब्स हू नेवर लेफ्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें उन्होंने एनालाइज किया था कि कैसे जो नेहरू हैं और उनकी जो क्लीक है बाकी सारी उन्होंने कैसे वो ब्रिटिश इंटरेस्ट्स के लिए काम करते रहे इंडिया से ब्रिटिश के जाने के बाद भी, और कैसे उस चीज़ ने इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट था उसको धक्का पहुंचाया किसी न किसी हद तक। उसका एक सेकंड पार्ट आया जिसका ट्रेलर मैंने देखा है। ट्रेलर है या प्रोमो है या क्या, एक ही चीज़ के लिए शायद डिफरेंट तरीके के नाम यूज़ होने शुरू हो गए हैं। पहले वाले को भी मैंने देखा था, रिव्यू किया था, तो इसको भी देखते हैं इसमें, क्योंकि अगर ये 2 है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें शायद कुछ और लोगों में बात होगी, या आई डोंट नो कि फर्दर नेहरू या जिन लोगों पे पहले बात हुई थी उनके ही ऊपर ही फर्दर एनालिसिस है, या इसमें कुछ नए लोग हैं, नए कैरेक्टर्स हैं जिन पे बात हो रही है। तो देख लेते हैं ट्रेलर से, हो सकता है कुछ आइडिया मिले इस बारे में। साहिब्स टू द आफ्टर मैथ। शेरशाह सूरी अकबर, ब्रिटिश। अच्छा, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो कमेंडेबल है अपने आप में। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो औषधि है जिसे हर किसी को लेना चाहिए। I have no words to express what I have just seen. कुछ ऐसे सच है इसमें, कड़वे सच है जो कि निगलने से निगल नहीं सकते। This video was very eye-opening and mind-blowing. अच्छा, जो पहले वाले इनका आया था उस पे लोगों के जो रिएक्शंस हैं और लोगों का क्या कहना है वो दिखा रहे हैं बेसिकली। यस, प्रोमो ही हुआ ये फिर तो। ये बहुत अफसोस की बात है कि इन्होंने मेरा नहीं दिखाया यार। इस वीडियो ने झंझोड़ के रख दिया, आंखें खोल के रख दी। कितने सारे लोगों पे अत्याचार हुआ, कितने करोड़ों लोग मारे गए। आज तक ये इन्होंने अंडरग्राउंड क्यों रखा है? हम लोग को पता ही नहीं है कि रियल सच्चाई क्या है। नम है दिमाग और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वर्ड्स को काफी सोच समझ के यूज करना चाहता हूँ। हैट्स ऑफ इनके मेकर्स को जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। आप देखना एजुकेशन कितना जरूरी है। It is really, really shocking. That is true. Oh my God. We have been cheated big time. 15 अगस्त 1947 और यहीं से शुरू होती है स्वतंत्र भारत की कहानी। He divided the country between religious minority and religious majority. साहिब कभी-कभी पूंजीवादी देशों से भी भीख मांग लेते थे। आजाद भारत का बचपन एक फालतू विचारधारा के पीछे बर्बाद हो चुका है। People who did not even know how to speak English properly, they became anglicized version of the Mughal bureaucracy. This Rajgopalachari gave the plan for partition. Don't forget that. 40,000 निरपराध हिंदुओं को मारने वाला अकबर महान करके पढ़ाया गया। इस देश के अंदर मुसलमान ऐसी डिमांड रखते हैं कि जो मुस्लिम देशों में नहीं रखते वो। So shameless that we took loans from US and imported milk powder. What we were bringing to India was a new type of colonialism. ओके, तो इसका नया पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट आ रहा है। इसको देख के तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत कुछ था नहीं। इसमें बेसिकली जिन लोगों ने इसे पहले वाले पार्ट को देखा उन्होंने सिर्फ थोड़े से अपने विचार और अपना शौक़ जाहिर किया कि यार कितना ज़्यादा लाइक ऑब्सक्योर रखा जाता है जो रियल सिचुएशंस होती हैं उनसे, या फिर जो रियलिटी होती है उनसे, इंडिया के इवन आज़ाद होने के बाद भी। और जो एक नई सोच है डीकोलोनाइज करने की या डीकोलोनियलाइज करने की, वट जो भी है, ये काइंड ऑफ ये डॉक्यूमेंट्री भी उसी थॉट प्रोसेस के रास्ते में
एक माइलस्टोन आप कह सकते हो है। मैं इस चीज़ से शायद इसलिए मेरा नहीं दिखाया उन्होंने, या फिर मजाक कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से किसी हद तक अग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से पूरी तरह से एग्री नहीं करता। और एक्चुअली मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के बात भी करना चाहता था कि क्यों हमें एज इंडिविजुअल्स ओपन माइंडेड रहना ज़्यादा ज़रूरी है मुकाबले इसके कि हम आइडियोलॉजिकल बने। क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम आइडियोलॉजिकल ना बने, क्योंकि जब भी हम आइडियोलॉजिकल बन जाते हैं किसी भी सर्टेन वे में या किसी भी सर्टेन साइड पे, तो हम ऑब्जेक्टिविटी, आप माने या ना माने, एट सम लेवल खो देते हैं, क्योंकि हम आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं एक साइड पे जाने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी उसी वक्त ही मर जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। तो और मेरी सोच यही होती है कि मैं हर चीज़ को एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव से, जितना मेरे अंदर के जो बायसेस हैं उनको हटा के फ्री माइंड से देख सकूं, ये मेरी कोशिश होती है। और यही मैं यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करता हूँ। और इसीलिए शायद ऐसा है कि कोई भी पर्टिकुलर साइड के लोग मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते या पसंद नहीं करते होंगे, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। तो डीकोलोनियलिटी पे भी मेरा यही मानना है कि ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी सोच है, लेकिन अगर हम हर चीज़ को डीकोलोनियलिटी या फिर आज का जो हमारा समाज है उसमें हम हर अच्छी या बुरी चीज़ को उठा के डीकोलोनियलिटी के प्रिज्म में डाल के उसे कहेंगे कि नहीं ये भी एक पार्ट है और उसे हटा देंगे, तो शायद वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा होता है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बैथ वाटर। तो बेसिकली जब बेबी को नहलाते हैं तो उसका जो पानी होता है जो उसकी बॉडी से निकला होता है उसे फेंक देते हैं। तो वो कहते हैं कि पानी तो फेंको बट साथ साथ बेबी को ना फेंक देना। तो और बैथ वाटर तो फेंकना ही चाहिए। तो बेसिकली चीज़ ये है कि डीकोलोनियलिटी के थ्रू हमें उन्हीं चीज़ों को फेंकना चाहिए जो कि फेंकने लायक हैं, जिनसे हमें एक्चुअली में नुकसान हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ, मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करने के वे से आ रहा हूँ, और एज ए रिएक्शनरी मुझे प्रेज़ तो करना अच्छी बात है, जो प्रेज़ करने लायक चीज़ है, अगर मैं कोई भी रिएक्ट करता हूँ किसी चीज़ पे प्रेज़ करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे उसमें जो छुपे हुई दिक्कतें हो सकती हैं उनको उभारना शायद एज ए रिएक्शनरी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये चीज़ ऐसी है, अवेयरनेस कैसे भी फैले, ये चीज़ अवेयरनेस फैलाने के लिए वो चीज़ के बारे में अच्छी है, लेकिन उस अवेयरनेस को लेते वक्त हमें ये याद रहना चाहिए कि कहीं हम हर चीज़ को ही बुरा ना समझने लग जाएं। जैसे कि मान लीजिए हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट्स को अपना लिया अपनी सिविलाइजेशन में, ठीक है, लेकिन और उनमें से बहुत सारी चीज़ों को प्रोपेगेंडा के थ्रू हम पे थोपा गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें अच्छी भी हैं। फॉर एग्जांपल, उनमें एक साइंटिफिक माइंड या फिर एक लाइक रैशनल माइंड, एक प्रयोग करने वाला माइंड चीज़ों को। हे सॉरी, मुझे बंद करनी पड़ी वीडियो रिकॉर्ड करना, क्योंकि थोड़ा शोर हो रहा था बैकग्राउंड में ज़्यादा, और मेरा उससे एक तो ये है कि जो सुनने वाला है उसको भी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा जो खुद का पर्सनल कंसंट्रेशन है वो भंग हो रहा था उससे। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेहरू या गांधी जी के बारे में आपको आजकल बहुत सारी लिटरेचर लिखित फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा, और वो रिविजनिस्ट नेचर का होता है। रिविजनिस्ट अपने आप में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। रिविजनिस्ट बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर विचारधारा है समाज में किसी चीज़ के बारे में जो कि हिस्ट्री में घटित हुई है, और आप अगर उसका एक अलग पहलू पेश कर रहे हैं तो, या फिर उसका डिफरेंट पहलू पेश कर रहे हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में, तो उसको रिविजनिस्ट कहा जाता है, रिविजनिस्ट हिस्ट्री कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आजकल आपको सोसाइटी में डिफरेंट सेगमेंट्स में नेहरू और गांधी के प्रति, जो कि अर्ली लीडर्स थे, कहा जा सकता है कि इंडिया की आज़ादी के बाद, और फोर फ्रंट पे थे अंग्रेज़ों से डील करने में कि कैसे ये चीज़ होगी, उनके बारे में। और मेरा उसकी तरफ व्यू ये है, जो कि
जिस पे कि आई गेस दोनों ही साइड के लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग प्रो कांग्रेस या प्रो लेफ्ट हैं वो गांधी जी को लाइक द बेस्ट थिंग आफ्टर स्लाइस ब्रेड जिसे कहते हैं वो मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं था, या नेहरू के बारे में भी। और जो लोग अगेंस्ट हैं, जो कि काइंड ऑफ कहा जा सकता है कि हिंदुत्व विचारधारा या उससे प्रेरित है, वो उनको ट्रेटर मानते हैं ऑलमोस्ट, गांधी को भी और नेहरू को भी। मेरा थोड़ा सा बीच में है इसके व्यू। हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो वो लोग कोई परफेक्ट नहीं थे, शायद उन लोगों से इतना गुस्सा लोगों को आज कुछ सेक्शन के सोसाइटी को इसलिए आ गया क्योंकि स्कूल में हमें उन लोगों की एक सुपर परफेक्ट इमेज पेश की गई है। और परफेक्ट सुपर कोई नहीं होता। वो लोग अपने टाइम के प्रोडक्ट थे, अपने सर्कमस्टांसेस के प्रोडक्ट थे। उनमें कुछ अच्छी बातें रही होंगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी बातें भी रही हों। ट्रेटर मैं उनको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि 17 साल बहुत होते हैं एक कंट्री की लीडरशिप चलाने के लिए, कि अगर आपने ट्रेटरशिप ही करनी हो, अगर आपने गद्दारी करनी हो, आपने डुबाना ही हो कंट्री को, वो भी उसके नेसेंट दिनों में, तो 17 साल किसी कंट्री को डुबाने के लिए बहुत होते हैं। नेहरू ने 17 साल इंडिया पे एज ए प्राइम मिनिस्टर शासन किया है। तो उनकी पर्सनल लाइफ की क्या वो थे, उन पे मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उनसे मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना आपका होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पर्सनल लाइफ इंसान की पर्सनल होती है। अगर कोई आपको उनको संतों की तरह पेश कर रहा है तो आप, पहली बात तो इतने गलीबल होने ही नहीं चाहिए कि आप उस तरीके से सोचें। स्कूल की जो एजुकेशन है उससे हमें बाहर आ जाना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि आई नेवर लेट माई एजुकेशन इंटरफेयर, आई नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। तो वो चीज़ हमारे पे अप्लाई होनी चाहिए एज ग्रोन अप्स। तो यस, यही बात है। मैं उनको ट्रेटर नहीं मानता। इस डॉक्यूमेंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उस तरफ है या नहीं है, या ये सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो गए थे कि वो हमारे जैसे रह ही नहीं गए थे, या हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी, उनको प्रतिनिधित्व कर सकें, उनको रिप्रेजेंट कर सकें, वो रह ही नहीं गए थे। यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ठीक है, उनका पूरा का पूरा माइंड, जैसा कि मैंने कहा, देवर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम एंड देयर सर्कमस्टांसेस। तो क्योंकि वो अंग्रेज़ों के एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए थे, इनफैक्ट अपनी लेटर पढ़ाई उन्होंने बाहर की है, बहुत गांधी जी और नेहरू ने, तो उनका एक ख़ास तरीके का माइंडसेट होगा जो कि अंग्रेज़ों के माइंडसेट से ज़्यादा प्रेरित होगा। वो सब बातें मैं मान सकता हूँ। लेकिन वो ट्रेटर थे यार, ये बात मुझे सूट नहीं करती। उनके माइंडसेट से आप जितना मर्जी डिसएग्री कर लो, ठीक है, क्योंकि ट्रेटर होते तो 17 साल कंट्री को डुबाने के लिए, तोड़वाने के लिए बहुत होते हैं। पड़ोसी देश में उनके बड़े बड़े ज़बरदस्त जो लीडर आए, वो तो आई गेस आप उनको ट्रेटर नहीं मानोगे उनके देश के लिए, और उन्होंने क्या बंटाधार किया है वहाँ पे वो आप देख ही सकते हो। बड़े बड़े सूरमे बन के आए थे, स्पेशली उनके जो मिलिट्री के लीडर हैं, कि हम तो जी झंडे गाड़ देंगे और हम तो जी फट्टे चक देंगे, और उन्होंने सही में चक भी दिए फट्टे। अब वो बेंच बचा ही नहीं, उस बेंच पे कोई फट्टे नहीं है अब। तो ऐसा नहीं, और मैं उनके भी बारे में यही बात बोलूँगा कि वो भी अपनी देश से गद्दारी नहीं करना चाहते थे। बंदे का एक विजन होता है चीज़ों की तरफ, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसका एक विजन होता है, और वो किस तरह के रिजल्ट देगा वो विजन, वो रियल टाइम में वो बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो अपनी तरफ से सही कोशिश कर रहा होता है। कई बार वो चीज़ें सही रिजल्ट दे देती हैं और कई बार वो चीज़ें बर्बाद भी कर देती हैं। अगेन मैं एक चीज़ पहले कह रहा था, वी शुडंट थ्रो द बेबी आउट विद द bath वाटर, बिकॉज नेहरू को हम बहुत सारी गलतियों के लिए कल्पित ठहरा सकते हैं, गांधी जी को भी, लेकिन उनके अच्छे किए गए कामों के, जिनके डिविडेंड्स हम आज भी उठा रहे हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए हमें उन्हें क्रेडिट भी देना चाहिए अगर हम उनको बुराई कर रहे हैं उनकी नेगेटिव चीज़ों के लिए। आप इंडिया के एजुकेशन में जो कंटेंट है उसके बारे में सवाल उठा सकते हो, लेकिन इंडिया की जो रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने डिज़ाइन किया, स्पेशली हायर एजुकेशन जो IIT का सिस्टम है, जो एम्स का सिस्टम है, उसके लिए आपको उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। और अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो अगेन एक लास्ट बार
लीडर्स इंसान होते हैं, वो भगवान नहीं होते, वो कोई देवदूत नहीं होते। हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो उनकी इमेज बनाई गई है उससे बाहर निकल जाना चाहिए हम सबको, कि या तो वो भगवान ही थे या तो वो शैतान ही थे। ऐसे बाइनरी में चीज़ें नहीं होती, 0-1 कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं चल रही यहाँ पे। वो एक ग्रे, हर इंसान का एक डिफरेंट शेड ऑफ ग्रे होता है। अगेन आई डोंट थिंक वो ट्रेटर थे। आई थिंक उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, कुछ एक आधा सही डिसीजन भी लिया ही होगा।